नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाली और समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी से पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार। हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें एवं मित्र परिजनों को भी जागरूकता के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। अब झूठ की राजनीति का खुलासा होगा, ये हमारा नहीं बल्कि बीजेपी का कहना है। जी हां, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कुछ इस तरह की बातें निकलकर से सामने आई हैं। एक तरफ बैठक में पीएम मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव और सीएम धामी के बड़े फैसलों का जिक्र हुआ, तो दूसरी ओर विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करने पर जोर दिया गया ताकि आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में वो ना देखना पड़े जो चुनाव में देखना पड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए। आपने संविधान की हत्या की, करीब 84 बार आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया और आरक्षण खत्म करने का जो हम पे आरोप लगाते हैं। मतलब देश में झूठ की राजनीति कौन कर रहा, सत्ता पक्ष या विपक्ष। इसे लेकर लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन था तो दूसरी तरफ एनडीए। इन मुद्दों पर उस वक्त भी आरोपों की राजनीति हो रही थी और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे। देहरादून में आयोजित बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी ने मीडिया कर्मियों से बात की और विपक्ष से सवाल किया कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, उन लोगों ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के दौरान संविधान की रक्षा क्यों नहीं की, जहां कभी संविधान लागू नहीं होता था। आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान को आप हम पे आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। आपने इंदिरा गांधी ने 1976 के अंदर संविधान की प्रीएम्बल को बदलने का पाप किया। कभी संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था, उसको बदलने का आपने काम किया। आपने संविधान की हत्या की, करीब 84 बार आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया और आरक्षण खत्म करने का जो हम पे आरोप लगाते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, 370 के कारण कश्मीर के दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा था। अभी कर्नाटक के अंदर रात ही रात में मुस्लिमों को ओबीसी का दर्जा देकर ओबीसी के आरक्षण पे कुठारघात किया गया। रघुनाथ मिश्र आयोग के माध्यम से धर्म परिवर्तित मुस्लिम ईसाइयों को आरक्षण देने का षड्यंत्र रचा गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद 1966 के अंदर पत्र लिखा कि मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं और आरोप हम पे लगाते हैं। दरअसल देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के मंत्री, विधायकों और वरीय नेताओं का जमावड़ा लगा। बैठक में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर मिली जीत और आगामी चुनाव की चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कर रही है। बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें पीएम मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बड़े फैसलों का जिक्र किया गया। दुष्यंत गौतम ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में कई विकास कार्य किए गए हैं, जिसे दुनिया भर के लोग देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहते हैं,
ये लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, लिहाजा इन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 3 साल के अंदर लगातार ऐसे वैभवशाली काम किए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाला ये दशक जो होगा, ये वर्तमान दशक चल रहा है, ये उत्तराखंड का दशक चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री देश को 2047 से विकसित भारत बनाना चाहते हैं। वह हमारे मुख्यमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तराखंड को भी मैं इस दशक के अंदर अग्रणी राज्यों में चाहता हूं। इस 3 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना और हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार चरितार्थ कर रहे हैं, और ऐसे से कानून जो पूरे केंद्र के लिए नजीर बन रहे हैं, समान नागरिक संहिता, सबको बराबर का हक है, नकल विरोधी कानून, आज उसके आधार पर पूरे देश में उस पर क्रियान्वयन करने का काम कर रहा है। धर्मांतरण विरोधी कानून, जो धर्मांतरण करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को, देश की भौगोलिक दृष्टि से, और जिस प्रकार से अभी हमने जनसंख्या दिवस बनाया है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। धर्मांतरण कानून से उसको रोका जाना चाहिए। दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद, 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराना लैंड जिहाद के माध्यम से, महिलाओं को 30% आरक्षण। और सही बात है, सही ये कहा जाता है, हमारे पूर्वज भी कहते हैं, अगर गली की, बस्ती की, मोहल्ले की, देश की अगर गति देखनी है, प्रगति देखनी है, तो महिला की उन्नति से देखी जा सकती है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने महिला को आरक्षण लेके आए, लेकिन उत्तराखंड ने तत्काल प्रभाव से उसको लागू करने का काम किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए दुष्यंत गौतम ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश की धामी सरकार ने यूसीसी समेत कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश में होती रही है। दंगा विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून समेत कई कानूनों का जिक्र कर बीजेपी प्रभारी ने धामी सरकार की तारीफ की। तो वहीं कार्य समिति को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया ने कहा कि 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है, अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, और ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास कर रहा है और देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। उन्होंने हाल के दिनों में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अंत्योदय की भावना को आत्मसात करते हुए हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप सब देख रहे होंगे कि अभी 2 दिन पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें एक समय हमारा प्रदेश बहुत पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आया करता था। आज हम देश के पहले नंबर के राज्यों में शामिल हो रहे हैं। दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारे प्रयत्न जारी हैं। आप सबके सुझाव से, आप सबके समर्थन से अपनी ऊर्जा लगातार बढ़ती है, लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती है। देहरादून में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी को आत्ममंथन करने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी के ही कार्यकाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण हुआ, जिसमें अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया। बेरोजगार युवाओं पर लाठी चलाई गई, पेपर लीक के मामले हुए। प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से परेशान है, इसलिए इन्हें आत्ममंथन की जरूरत है। अगर बीजेपी इसी चाल से चलती रही तो आने वाले समय में राज्य की जनता बीजेपी सरकार को सिरे से नकार देगी। जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। विधानसभा के 2 उपचुनाव हुए, मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों क्षेत्रों में वहां की जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया। और इनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता तो है, क्योंकि इन्होंने जो वादे प्रदेश की और देश की जनता से किए थे वो धरातल पे नहीं उतर पाए। इन्होंने कहा था कि काला धन आएगा
15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे, वो आज तक नहीं आए। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। दिल्ली के अंदर आज भी किसान धरने के अंदर बैठा हुआ है। इतना बड़ा अंकिता भंडारी कांड उत्तराखंड के अंदर हुआ, हम बार बार पूछते रहे कि इस वाले कांड में वीआईपी कौन है, वो वीआईपी का आज तक नाम नहीं बता पाए। केदारनाथ में सोने की जो चोरी है, उस मामले में कहते हैं सोना ही चोरी नहीं हुआ। अगर बेरोजगार युवक अगर बोलता है कि मुझको रोजगार चाहिए, तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाने का ये काम कर रहे हैं। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है और कुछ लोग यात्रा को लेकर जातीय भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि कभी जातिवाद तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक हम हैं तब तक उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा। ये उनका अपनी पार्टी का अंदरूनी मैटर कहना नहीं चाहिए, परंतु जोश भरने के लिए मीटिंग करने से अच्छा था कि अपने कैडर को वोट देते, टिकट देते। ये तो बीजेपी के हाईकमान कह लूँ या गौतम साहब कह दूँ या भट्ट जी कह दूँ, इन लोगों ने 2 उपचुनावों में दोनों में बीजेपी के कैडर को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से भाग के गए और बडाना जी कहाँ से आई आप सबको पता है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि किसी बैठक से, कार्य समिति की बैठक से कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धित होगा। केवल सत्ता पाना, किसी भी कीमत पर पाना उद्देश्य किसी कर्मठ और आइडियोलॉजी वाले आदमी के लिए ज़रूरी नहीं होता। आज राज्य में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। इस बात से भी बीजेपी का जो कैडर होगा, जो जमीनी कार्यकर्ताओं को परेशान होगा। मतलब संविधान से लेकर केंद्र सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल तक और 4 धाम यात्रा से लेकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तक जिक्र किया गया और विपक्ष की आलोचना की गई। बीजेपी के दिग्गजों के बयान पर विपक्ष ने भी सवाल उठाया है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोनों सीटें हार गई। आगे प्रदेश में निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव भी हैं। जनता किसका साथ देगी, बड़ा सवाल है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनबिल टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने देश की जनता को 2047 का सपना दिखाया। कहा गया कि 2047 तक भारत दुनिया के विकसित देशों में शामिल हो जाएगा। चुनाव में देश की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लिहाजा केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बने हैं, लेकिन उसमें अहम भूमिका है चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। अब जब केंद्र में एनडीए की सरकार है तो बीजेपी के नेता 2024 नहीं बल्कि 2027 की बात कर रहे हैं। सवाल 2027 का नहीं है, 2047 में क्या होगा यह आगे की बात है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने देश की जनता को 2047 का ही सपना दिखाया था, जिसे देश की जनता ने एक तरह से खारिज कर दिया और बीजेपी की पूर्ण बहुमत को हटाकर एनडीए की सरकार बना दी। फिर भी बीजेपी के दिग्गज 2047 का ही गीत गा रहे हैं। बहुत हल्के फुल्के हमको लेते थे, लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी जी आए तो पूरा यू टर्न ले लिया, सारी चीजें बदल गई। दुनिया के जाने माने अर्थज्ञ मॉर्गन स्टैनली, आप सब जानते हैं, आजादी के बाद से आज तक उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर गिरती जा रही है और निरंतर गिरने वाली अर्थव्यवस्था है। केंद्र में एनडीए की सरकार है और सरकार के मुखिया तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत पर पीएम मोदी ने काम करना शुरू कर दिया है। देहरादून में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में कि 2047 में देश की आबादी 165 करोड़ के आसपास होगी, लिहाजा पीएम मोदी ने खाका तैयार कर दिया है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने यह भी कहा है कि हम 2
2047 तक विश्व के विकसित देशों में आ जाएंगे। यानी कि जो विकसित देश हैं उनकी श्रेणी में हम लोग आ जाएंगे 2047 तक। कैसे आएंगे? वैसे तो आते नहीं हैं, उसकी एक पैमाना होता है। किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, किसी भी विकास खंड का, किसी भी जिले का उसकी सांख्यिकी होती है। कैसे आएंगे आप? खाली कह देने से नहीं होता, इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में देश के कई राज्यों में बीजेपी के उम्मीदवारों की हार हो गई। यूपी जैसे सबसे बड़े प्रदेश में मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने तीसरी बार प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट किया और 5 सीटों पर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। लिहाजा पार्टी नेताओं में उत्साह है। ये सब हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। यहां भी एक इतिहास रच दिया है और अभी हम 11वें नंबर पर, कोई 10वें 11वें इसका मध्य पार्ट ले लें, इस नंबर पर हम मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में थे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन दोनों ही सीटें यानी हरिद्वार की मंगलौर और चमोली की बद्रीनाथ सीट बीजेपी हार गई। आगे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव भी है, लिहाजा पार्टी नेता विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं और तंज कस रहे हैं। अरे जीत और हार तो होती रहती है, इतराने की जरूरत नहीं। बहुत लोग इतराने लगे हैं। 543 में से 99 जो ला रहे हैं उन्होंने समझ लिया हमने जुग जीत लिया है। मित्रों, ये वही टीम है। अभी नगर पालिका के इलेक्शन होंगे, नगर पंचायत के इलेक्शन होंगे, जिला पंचायत के इलेक्शन होंगे, उसके बाद 2027 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका जोश, आपका इतिहास, आपका त्याग, आपका बलिदान और आपका डेडिकेशन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज जिन बातों पर जोर देकर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वही बातें अब बीजेपी की बैठक में नेता कार्यकर्ताओं को सुना रहे हैं और उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि मौजूदा वक्त में देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर त्रस्त है और सत्ताधारी पार्टी के नेता 2047 की बात कर रहे हैं। ये जानते हुए कि उस समय 25 साल के बाद उनकी उम्र क्या होगी मोदी जी की, आप समझ सकते हैं। परवाह नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, मेरे देश की तरुणाई राज्य करेगी। जो आज 5 साल का है 25 साल के बाद 30 साल का होगा, जो 30 साल का है वो 55 साल का होगा, जो 25 साल का है वो 50 साल का होगा। हमारे देश की तरुणाई काम करेगी। इसके लिए काम कैसे किया? कितनी जनसंख्या हो जाएगी 2047 में? 165 करोड़। कितने स्कूल चाहिए, कितने कॉलेज चाहिए, कितने वाहन चाहिए, कितने स्कूटर चाहिए, कितने प्राइमरी स्कूल चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितनी नर्सेज बहनें चाहिए, कितने वार्ड बॉय चाहिए, यानी कि सारी खाता खींच दिया। वाटर लेवल हमारा लगातार नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, कितना पानी चाहिए, कितने शहर हमको नए बसाने होंगे, इस पर भी काम चालू कर दिया है। कितने शहर बसाने होंगे, कितने हवाई जहाज चाहिए, कितने हेलीकॉप्टर चाहिए, कितने जवान चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, जितने आधुनिक उपकरण चाहिए सुरक्षा के लिए, इन सारी चीजों का खाका खींच दिया है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता किस पार्टी का साथ देती है, यह वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि पहाड़ों में पहले भी समस्याएं थी और आज भी समस्याएं हैं, जिसे दूर करने के बजाय नेताजी 2047 की चर्चा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे बद्रीनाथ से। बड़ी खबर मिल रही है, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कंचन नाले के पास बंद। भारी बारिश के चलते कंचन नाले में आया मलबा आने से वाहनों की आवाजाही थमी है। नंदा घाटी में देर रात से ही हो रही है लगातार भारी बारिश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से
रुक गया है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में चार धाम में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में अभी हाल फिलहाल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद हो गया है। नंदा घाटी में देर रात से ही लगातार बारिश जारी है और ऐसे में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कंचन नाले के पास बंद हो गया है। और संवाददाता संजय कुंवर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? जिस तरह से अब रास्ते भी बाधित होते रहे हैं और ऐसे में चारधाम पर यात्री भी हैं, तो क्या माने प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? विशाल जी, देखिए, देर रात 12:30 बजे के बाद जो है जो चमोली जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो सीमांत अलकनंदा घाटी है, इसमें काफी बारिश हुई है और बारिश का जो असर आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ हाईवे चमोली से लेकर बद्रीनाथ में 4 से 5 जगहों में बाधित है। हालांकि पागल नाला और पीपलकोटी और एक आध अन्य जगहों पे जो है सड़क खोलने का काम जारी है, क्योंकि यहाँ पे मलबा कम आया था। लेकिन भगवान बद्री विशाल की नगरी से महज 2 किलोमीटर पहले कंचन नाले में उफान के चलते काफी मलबा आया हुआ है और दोनों और जो है बद्रीनाथ के जो है अभी आवाजाही बाधित हुई है, अभी आवाजाही ठप है। हालांकि जो संबंधित जो कार्यदायी संस्था है NH, उसकी जो मशीनें हैं वो मौके पे हैं और हाईवे खोलने का काम जारी है। लेकिन जिस तरह से देर रात काफी बारिश इस घाटी में हुई है, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए। SDRF NDRF से लेके जो इसकी NDRF की जो टीम है और जो प्रथम रिस्पॉन्स टीम होती है आपदा को लेकर के, उसको बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी, अभी क्या लग रहा है कि कब तक रास्ते खोल दिए जाएंगे? चमोली से लेके बद्रीनाथ के बीच में जो कार्यदायी संस्था BRO है, NH है, उनके जो मशीनें हैं, इंजीनियर हैं, लगातार मार्ग खोलने पे जुटे हुए हैं। अभी 1 से 2 घंटा जो है कंचन नाले को साफ करने में लग सकता है। हालांकि पागल नाला और 1-2 अन्य स्थानों पीपलकोटी के आसपास हाईवे में जो बोल्डर आए हुए हैं, इन बोल्डर को हटाने का काम जारी है और दोपहर तक जो है इन सभी जगहों से जो है बद्रीनाथ हाईवे सुचारू होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रामनगर में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया है कि टीम ने अवैध रूप से संचालित 3 पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया है, जिसमें बिंगो हेल्थ केयर लैब पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो वहीं न्यू शेख डायग्नोस्टिक सेंटर पर 25,000 रुपये और जगदम्बा पैथोलॉजी लैब पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की गई है। जो लैब संचालित यहाँ पर हो रही हैं उनके निरीक्षण किया था, जिसमें पहला निरीक्षण हमने लखनपुर कोटद्वार रोड में किया था बिंगो पैथोलॉजी लैब के। उसमें जो मैक्स लैब का कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं, वहाँ पर उनके पास जो कलेक्शन सेंटर का MOU है उसमें वैधता परिभाषित नहीं थी कि कब तक के लिए उनको वैध किया गया है, कब तक उनको ऑथराइज़ किया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उनके पास नहीं था, फायर सेफ्टी वगैरह नहीं था और उन्होंने CEA में लैब सरेंडर शो किया हुआ है, फिर भी वो संचालित कर रहे थे, जिसके क्रम में उनको लैब को बंद कर दिया गया है और 10,000 का जुर्माना लगाकर सभी प्रपत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया है। उसके उपरांत न्यू शेख डायग्नोस्टिक शिवलालपुर में किया गया। उनके पास जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण हुआ था 2019 का था, 4 वर्ष पूर्व वो कालातीत हो चुका है और उनके पास किसी भी प्रकार के कोई भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं थे, ना ही BMW से रिलेटेड, ना ही PCB से, ना ही डॉक्टर के कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना ही LT के कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध थे। उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाकर लैब को बंद कर दिया गया है। तीसरा हमने जगदम्बा पैथोलॉजी में किया था निरीक्षण, उनके पास भी किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। CEA में रजिस्ट्रेशन उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया है और उनका कोई अभिलेख चिकित्सक के या लैब टेक्नीशियन के वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनके ऊपर 30,000 का जुर्माना करके लैब को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।